नमस्कार दोस्तों, आज हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले हम इस कुछ राजवंशों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से राजवंशों का उदय हुआ। झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली बहुसंख्यक जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वंशों की स्थापना की। अनेक नए वंशों का भी उदय हुआ, जैसे छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश, पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंश, सिंहभूम क्षेत्र में पोड़ाहाट का सिंह वंश, मुंडाराज, पंचेत, कांकजोल, क्योंझर आदि राजवंशों का उदय हुआ। पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंश का आधिपत्य रहा, जिन्होंने सुरगुजा तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। रक्सैल भी बाह्य शासक थे और वे सब राजपूताना से पलामू पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय जनजाति चेरों के विद्रोह से रक्सैलों का प्रभाव भी सीमित कर दिया। स्थानीय जनजातियों में मुंडा जनजाति राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली जनजाति थी। मुंडाओं ने राज्य स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास किए और सफलता भी प्राप्त की। इस जनजाति ने सर्वप्रथम रीता मुंडा के नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया। यह प्रथम मुंडा जनजातीय नेता था। इसने ही सुतियापाहन नामक व्यक्ति को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया था। सुतियापाहन ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। इन राज्यों में सात गढ़ थे, जो निम्नलिखित हैं: लोहरदगा, मानभूम, सरगुजा, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, केसलगढ़। सुतियापाहन ने इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभाजित किया था। इस प्रकार सुतियापाहन ने संपूर्ण झारखंड पर मुंडाओं का राज्य स्थापित कर दिया। सुतियापाहन अधिक लंबे समय तक इस राज्य को एक सूत्र में बांधकर नहीं रख सका। पहले जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसार, पुनः आर्यों की इस क्षेत्र में बढ़ती संख्या के कारण अलग अलग क्षेत्रों में नए नए राजवंशों का उदय होने लगा, जिनमें नागवंश प्रमुख था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किसने की? मुंडा जनजाति द्वारा शुरू की गई। रीता मुंडा या रीसा मुंडा कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो रीता मुंडा को सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। पहला व्यक्ति जो मुंडा जनजाति को निर्माण किया। रीता मुंडा ने सुतियापाहन को राजा बनाया। मुंडा शासन व्यवस्था का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। नाग वंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय वाराणसी की रहने वाली पार्वती का पुत्र था। किसका पुत्र था? पार्वती का, जिसे सुतियांबे के पार्थ राजा कौन था? मदरा मुंडा तथा अन्य नेताओं ने अपना समर्थन देकर इसको बाद में राजा घोषित कर दिया था। नागवंशी परंपरा के अनुसार एक सकलद्वीपी ब्राह्मण बच्चे को फन फैलाए सर्प के नीचे देखा गया था, इसीलिए फनी मुकुट राय इसका नाम रखा गया। फनी मुकुट राय का पालन पोषण कन्या कुब्ज के ब्राह्मण ने किया था तथा उसी ने फनी मुकुट राय नामकरण भी किया था। मदरा मुंडा ने अपने राज्य का कार्यभार फनी मुकुट राय को सौंप दिया। किसने सौंपा? मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को। मुंडा शासन व्यवस्था प्रणाली त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर में थी। तो पहला स्तर कौन था? हातू, और दूसरा पट्टी। हातू को क्या कहते हैं? ग्राम। पट्टी किसको कहा जाता है? कई गांव के समूह को पट्टी कहा जाता है। उसके बाद पढ़ा, जो पट्टी के समूह को कहा जाता है। ये सारे मुंडा शासन व्यवस्था के
बारे में है। तो हातू का प्रमुख कौन होता था? मुंडा। हातू के प्रमुख को या गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडा। और पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मानकी। और पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। अब हम यहाँ से नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नागवंशी शासन व्यवस्था भी मुंडा शासन व्यवस्था की तरह त्रिस्तरीय प्रणाली थी। इसका शासन व्यवस्था भी 3 स्तर में बटा हुआ था। इसका पहला स्तर कौन था? हातू, जिसको ग्राम कहा जाता था। और दूसरा स्तर पढ़ा। इसमें पढ़ा में क्या होता था? 15 से 20 गांव मिलाकर या 15 से 20 हातू के समूह को पढ़ा कहा जाता था। और हातू के प्रमुख को या मुखिया को मुंडा कहा जाता था नागवंशी शासन व्यवस्था में। और पढ़ा के प्रमुख को मानकी कहा जाता था। और इनका सबका प्रमुख कौन होता था? नागवंशी राजा होता था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडा शासन व्यवस्था में पहले हातू, फिर पट्टी, तब पढ़ा आता था। और नागवंशी शासन व्यवस्था में हातू, पढ़ा, फिर नागवंशी राजा। यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था में यहाँ पे कौन सा स्तर हटा दिया गया? पट्टी को हटा दिया गया। अब हम आगे देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। मतलब मुंडा का जो राज व्यवस्था थी वो नागवंशियों ने भी अपनाया था। नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। इन्होंने ही पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से शुरू हुआ, अर्थात 1585 ईस्वी में मुगलों का आक्रमण होता है। मुगलों का आक्रमण कब किया जाता है? 1585 ईस्वी में। इस समय नागवंशी छोटानागपुर खास के राजा फनी मुकुट राय के पुत्र मधुकरण शाह थे। जब मुगलों का आक्रमण होता है 1585 ईस्वी में, उस समय नागवंश का राजा कौन था? मधुकरण शाह थे। अकबर के सेनापति शहबाज खान खम्मू ने मधुकरण शाह के राज्य पर 1585 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, जिसमें मधुकरण शाह की हार होती है। किसकी हार होती है? मधुकरण शाह की। इसके बाद हारने के बाद क्या होता है? इसके मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी। नजराना किसे कहा जाता है? अनियमित कर। नजराना किसको कहते हैं? अनियमित कर। अनियमित कर को नजराना कहा जाता है। तथा बाद में धीरे धीरे यह एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मलगुजारी कहा जाने लगा। अब मलगुजारी किसको कहा जाता है? नियमित कर होता है। नजराना अनियमित कर होता है। नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मलगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी। रैयत किसको कहा जाता है? किसानों को। अतः मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मलगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटानागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। किस राजा को रखा गया था? दुर्जन साल को। क्यों रखा गया था? कर ना दे पाने के कारण। और कौन सा किला में रखा गया था? ग्वालियर के किले में। कितने सालों के लिए? 12 सालों के लिए रखा गया था। और किसने रखा था? जहांगीर के द्वारा रखा गया था। उसके बाद 6000 रुपये सालाना कर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को 12 साल के बाद कैद से मुक्त किया गया। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु यहाँ अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था।
लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किए। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा? मानकियों को भूइहार कहा। मानकियों को क्या कहा? भूइहार। तथा मालगुजारी वसूलने का आदेश दिया। भूइहार क्या करने लगे? जो मानकी थे पहले, पढ़ा के प्रमुख मानकी, उनको भूइहार कहा जाने लगा। उसके बाद में भूइहार क्या करते थे? मालगुजारी वसूलने लगे। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। इससे भूइहारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अनियमित कर को क्या कहा जाता है? नजराना या पेशकश। अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद, यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन होता है मुगलों के बाद 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद हुआ। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी मतलब एक अधिकार मिलना, ठीक है, अधिकार मिलना। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल, कौन सा काउंसिल? पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इस क्षेत्र से जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए एस.जी. हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया। इसको याद रखेंगे, एस.जी. हिटली कौन था? प्रथम सिविल कलेक्टर। किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं को क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यहाँ पे 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं को क्या बना दिया गया? जमींदार। और जागीरदारी प्रथा क्या बन गई? जमींदारी प्रथा में बदल गई। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था का शुरुआत होती है। नए नए कानूनों एवं नियम आने लगे, जिनमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत आदि क्या हो गए? लुप्त होने लगे। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। अब हम नागवंशी राजाओं के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इसमें पहला राजा क्या है? फानी मुकुट राय। तो फानी मुकुट राय का जन्म कब हुआ था? 6400 ईस्वी में हुआ था। मुंडा राज्य के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। नागवंश कौन सा वंश था? दूसरा। मुंडा राजवंश के बाद में नागवंश आता है। नागवंश राज्य की स्थापना फानी मुकुट राय ने 10वीं सदी में की थी। फानी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, आदि पुरुष भी कहा जाता है। फानी मुकुट राय पुंडरीक एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। किसका पुत्र था? पार्वती का। पार्वती कहाँ की थी? वाराणसी की। इनका शासनकाल 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक थी। इनका फानी मुकुट राय का शासनकाल 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक थी। फानी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य के गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ हुआ था। किस राज्य के? पंचेत के राज्य के राजकुमारी के साथ हुआ था।
फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? 66 परगने थे, जिसमें 22 घटवारी में, 18 खुखरागढ़ में और 18 दोयसागढ़ में और 8 जर्चीगढ़ में था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे जो रांची जिला में है, इसको बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी कहाँ बनाया? सुतियाम्बे को, तथा वहां पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासी भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। अपना दीवान किसको बनाया? भावराय श्रीवास्तव, जो गैर आदिवासी था। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थानांतरित की। कुछ हम लोग संस्थापक और उसके राजधानी के बारे में देखते हैं। जो फनी मुकुट राय अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया? सुतियाम्बे में। और प्रताप राय अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? चुटिया, भीमकन, खुखरा में, दुर्जनशाल डोईसा में, यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ सहदेव पालकोट भावरो, प्रताप उदयनाथ सहदेव रातूगढ़ में। तो इस तरह पहला राजधानी कौन सा था? सुतियाम्बे, और अंतिम राजधानी रातूगढ़, ये नागवंश की राजधानी है। अब हम सेकेंड राजा के बारे में देखेंगे, भीमकन प्रथम प्रतापी शासक था जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो कर्ण की उपाधि धारण कब की थी? जब भीमकन के काल में सरगुजा के है वंश रक्सैल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? बरवा का युद्ध। तो बरवा की इस लड़ाई में भीमकन विजय हुआ। तो इसी विजय की खुशी में इसने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो भीमकन ने रक्सैलों से जो कुछ लूटा उसमें वासुदेव की एक मूर्ति भी थी। भीमकन क्या किया? भीम सागर का निर्माण भी करवाया था। भीमकन ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित की। अपनी राजधानी कहाँ से? चुटिया से खुखरा स्थानांतरित की। यहाँ पूछता है एग्जाम में, चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किसने की थी अपनी राजधानी को? शिवदास कर्ण के बारे में देखेंगे। इन्होंने गुमला के घाघरा में हापामुनि मंदिर की स्थापना करवाई थी। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। अगला देखेंगे राजा प्रतापकन सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकन, छत्रकन एवं विराटकन थे। ये सारे लोधी वंश के समकालीन थे। प्रतापकन के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। घटवार राजाओं के विद्रोह से परेशान था इस समय। छत्रकन लोधी वंश के समकालीन था। छत्रकन के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे तथा अंतिम राजधानी कौन थी? रातूगढ़ थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।